साल 2012 तारीख 16 दिसंबर एक ऐसी रात जो पूरी दिल्ली के इतिहास को बदल कर रख चुकी थी। रात 9:30 पर 23 साल की फिजियोथेरेपी स्टूडेंट ज्योति सिंह ने अपने एक दोस्त के साथ एक बस को बुक किया। उस बस के अंदर 6 लोग थे। दोनों उस बस में चढ़े थे, ये उम्मीद लिए कि वो बस उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाएगी। उस बस में ज्योति सिंह और उसके दोस्त को उस बस में पहले से मौजूद उन 6 लोगों ने बुरी तरीके से रॉड से पीटा और ज्योति सिंह के साथ कई बार बदसलूकी की और उसके प्राइवेट पार्ट में उसी रॉड को डाल दिया। रात 10:30 के करीब इसी बस में उन दोनों को भयंकर सर्दी में बिना कपड़ों के सड़क पर तड़पने के लिए फेंक दिया। वो दोनों खून से लथपथ और दर्द में मदद के लिए चिल्लाते रहे। ज्योति सिंह कई दिनों तक अपने जख्मों से लड़ती रही और 29 दिसंबर 2012 के दिन सिंगापुर में उन्होंने अपना दम तोड़ दिया और इस दुनिया को अलविदा कह गई। ज्योति सिंह पूरे भारत की बेटी। दोस्तों, इस वीडियो में निर्भया और उसके गुनहगारों के बारे में कुछ ऐसी बातें जानते हैं जिसमें हम इंसाफ के सही मतलब को सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। निर्भया कांड 6 लोगों ने मिलकर किया था। पवन गुप्ता, राम सिंह, अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा, मुकेश और एक नाबालिग जुवेनिल जिसकी आइडेंटिटी आज तक डिस्क्लोज नहीं हुई। निर्भया की दर्दनाक मौत का पहला गुनहगार था पवन गुप्ता। वो अपनी इस भागदौड़ की लाइफ में फल बेचकर गुजारा करने वाला लड़का, अपने माँ बाप और अपने छोटे भाई बहन के साथ साधारण से घर में रहने वाला लड़का, सिर्फ 19 साल का था जब उसने निर्भया के साथ दुष्कर्म किया। पवन गुप्ता की उम्र एक बहुत बड़ी कारण थी जिसकी वजह से इस केस के ट्रायल को 7 सालों तक का समय लग गया। उन 7 सालों में पवन के वकीलों ने उसके उम्र को एक मर्सी का कारण बताया। केस की शुरुआत में उसके वकीलों ने पवन गुप्ता को जुवेनिल की तरह दिखाने की कोशिश की। उनका ये कहना था कि पवन ने बचपन में आकर दुष्कर्म किया। उसके वकीलों ने उसकी उम्र 18 साल से कम प्रूफ करने के लिए कोर्ट में उसकी हड्डियों की जांच कराने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने पवन गुप्ता की याचिका खारिज कर दी और पवन गुप्ता के वकीलों के ऊपर 25,000 रुपए का फाइन भी लगाया। निर्भया का दूसरा गुनहगार था अक्षय ठाकुर। अक्षय 28 साल का था जब उसने ये अपराध किया था और घटना के तुरंत बाद अपने गाँव बिहार में भाग गया था। अक्षय के भागने के कुछ ही दिनों बाद ही पुलिस ने उसको उसके गाँव से पकड़ लिया था। अक्षय एक शादीशुदा इंसान था और उसका एक 10 साल का बेटा भी था। अक्षय बसों में एक हेल्पर की तरह काम करता था और उसके पास कोई फिक्स एड्रेस नहीं था। वो रात में अक्सर बस में ही सोया करता था। निर्भया से दुष्कर्म करने के बाद, उसके और उसके दोस्तों को पीटने के बाद अक्षय ने उस खून से लथपथ बस को धोकर सारे सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की थी। निर्भया के पूरे शरीर पर गहरे बाइट के निशान भी थे और उस बाइट मार्क्स की जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि वो बाइट मार्क्स अक्षय के ही दिए हुए थे। इतनी बड़ी क्राइम करने के बाद सजा से बचने के लिए अक्षय ठाकुर ने कोर्ट में ये दावा किया कि दिल्ली के पॉल्यूशन से उसकी उम्र वैसे घट जाएगी तो उसे पॉल्यूशन की वजह से फांसी की सजा न दी जाए। निर्भया का तीसरा आरोपी विनय शर्मा, जो उस समय केवल 20 साल का था। विनय उन 6 आरोपियों से कुछ अलग था। 20 साल विनय एक फिटनेस ट्रेनर था और बहुत जल्द ही इंडियन फोर्स को ज्वाइन करना चाहता था। अप्रैल 2013 में विनय शर्मा ने एयरफोर्स के एग्जाम के लिए फिर से अप्लाई करने वाला था कि जेल के अंदर उसका बायां हाथ बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गया और उसकी बाएं पैर पर काफी चोट आई। विनय के लॉयर का कहना था कि विनय को जेल में अक्सर पीटा जाता था और वो जेल में सेफ नहीं था। उसका कहना था कि सेफ्टी रीजन के लिए उसकी सजा माफ कर दी जाए और उसे वापस से जेल के अंदर न भेजा जाए। साल 2016 में विनय ने अपने आप को फांसी लगाने की भी कोशिश की। कोर्ट से मर्सी के लिए उसके वकील ने डिप्रेशन का कारण बताया और उस केस को कई साल लंबा खींचा। निर्भया का चौथा गुनहगार था मुकेश। मुकेश का इंटरव्यू किसे याद नहीं है, न चेहरे पर कोई डर और न अपने किए पर कोई भी शर्म। उस इंटरव्यू में मुकेश ने कहा था कि कोई भी अच्छे घर की लड़की 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं घूमती और दुष्कर्म व्यवहार के लिए लड़कियों को ज्यादा दोष है। उसने कहा कि अगर मौत की सजा मिली तो इंडिया में लड़कियों को और भी ज्यादा अनसेफ हो जाएंगी क्योंकि उन लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने वाले अपराधी उन लड़कियों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुकेश उस बस का क्लीनर था। निर्भया केस की रात 26 साल का मुकेश ही था जो बस को चला रहा था। मुकेश ने ही निर्भया और उसके दोस्त को उस प्राइवेट बस पर चढ़ने के लिए फोर्स किया था और वो मुकेश ही था जिसने उन दोनों को एक लोहे की रॉड से बुरी तरह से मारा था और बस को खून से भर दिया था। लेकिन कोर्ट में मुकेश के वकील ने क्लेम किया कि मुकेश ने निर्भया के साथ कभी दुष्कर्म किया ही नहीं क्योंकि मुकेश उस वक्त सिर्फ बस को चला रहा था। उसके वकील ने उस केस को डिले करने की पूरी कोशिश की। इन चारों के लॉयर ने कई कोशिशें करी इस केस को लंबा खींचने की और ऐसे आर्ग्यूमेंट्स ने इस केस को 7 साल लंबा बना दिया। लेकिन 20 मार्च 2020 को पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर, मुकेश और विनय शर्मा को फांसी की सजा दी गई। अपराधी 6 और फांसी सिर्फ 4 को। निर्भया केस में 2 ऐसे गुनहगार थे जिन्हें शायद कोई सजा मिली ही नहीं। इन 6 अपराधियों के ग्रुप में से एक उम्र में सबसे बड़ा और दूसरा सबसे छोटा। राम सिंह उम्र में सबसे बड़ा, मुकेश का बड़ा भाई और बस का ड्राइवर। इन 6 लोगों में से सबसे ज्यादा एंटी सोशल पर्सनैलिटी वाला राम सिंह एक दुष्कर्मी व्यक्ति और एल्कोहलिक था जो अक्सर अपने पड़ोसियों से भी लड़ाई झगड़ा करता था। साल 2009 में राम सिंह का एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसने अपना हाथ इंजर्ड कर लिया था। एक चोटिल हाथ के बावजूद भी राम सिंह उसी बस को चलाता था। 16 दिसंबर की रात दिल्ली के महिपालपुर एरिया में चलती बस में यह दुष्कर्म हुआ था और महिपालपुर एरिया के होटल्स के सीसीटीवी फुटेज की मदद से सबसे पहले राम सिंह को अरेस्ट किया गया था। गिरफ्तार होने के बाद तिहाड़ जेल में राम सिंह बहुत ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाया। 11 मार्च 2013 को जेल के अंदर राम सिंह की लाश मिली। राम सिंह की लाश उसके तिहाड़ जेल के अंदर उसकी खिड़की पर लटकी थी। पुलिस वालों का कहना है कि राम सिंह ने जेल के अंदर सुसाइड किया था, जबकि उसके वकील और घर वालों का कहना था कि आत्महत्या नहीं थी बल्कि उसका मर्डर किया गया था। इतने भयानक क्रिमिनल और इतनी हाई सिक्योरिटी में ही उसने सुसाइड कर लिया। राम सिंह की अचानक हुई मौत से क्या निर्भया को इंसाफ मिला? जहां बात इंसाफ को जांचने की आती है तब निर्भया
निर्भया के आखिरी कातिल जुवेनिल को कौन भुला सकता है। जुवेनिल जो पवन से कुछ ही महीने छोटा था, जिसने निर्भया के साथ उस चलती बस में 2 बार दुष्कर्म किया था और उसके प्राइवेट पार्ट्स में रॉड डालकर निर्भया के इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन फैला दिया था, जिस इन्फेक्शन की वजह से निर्भया ने 29 दिसंबर 2012 को अपनी जान गंवा दी। ऐसे घिनौने काम करने वाले अपराधी को सिर्फ 3 साल में ही जेल से आजाद कर दिया गया। कोर्ट में उसकी सजा कम कराने के लिए उसके वकील ने पुरानी मिट्टी से भरे और पीले पड़ चुके कुछ स्कूल के कागज कोर्ट में पेश किए। वो लड़का दुष्कर्म करते वक्त एक नाबालिग था। वो नाबालिग उत्तर प्रदेश के इस्लाम नगर में रहने वाला एक बहुत ही गरीब परिवार से था। इसलिए जब 2012 में उस क्राइम के बाद उसको सजा के तौर पर रिमांड होम में 3 साल के लिए भेजा गया। वो रिमांड होम उसके लिए कोई सजा नहीं बल्कि उसका पहला घर था, जहाँ उसे एक छत मिली, पेट भरने के लिए खाना और पहनने के लिए कपड़े मिले। इनफैक्ट 3 साल की सजा काटने के बाद भी एक ऐसा अपराधी था जिसने वहाँ से जाना नहीं चाहा। उसकी सजा पूरी होने के बाद भी उसने अपनी सजा बढ़ाने के लिए एक्सटेंशन मांगी ताकि वो और कई महीने उस रिमांड होम में ही काटे। लेकिन 2015 में जेल से छूटने के बाद आखिरी अपराधी मानो जैसे गायब ही हो गया। उसको दिल्ली गवर्नमेंट ने 10,000 रुपए दिए और साथ में सिलाई की मशीन भी दी ताकि वो अपने लिए एक टेलर की दुकान खोल सके। उस जुवेनिल को एक एनजीओ की तरफ से सहारा मिला और हिंदुस्तान टाइम्स के 2017 के डेटा के अनुसार आज साउथ इंडिया में कहीं एक कुक की तरह काम कर रहा है। मीडिया में और पूरे देश में कई प्रोटेस्ट हुए जिसमें इस जुवेनिल को दी गई सजा बहुत कम माना गया। फिर भी इतने शोर के बावजूद निर्भया का एक अपराधी हमारे बीच खुलेआम घूम रहा है। निर्भया केस एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस था और फिर भी 6 में से 4 को फांसी की सजा दिलवाने में हम लोगों को 7 साल लग गए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में आज भी हर रोज 86 दुष्कर्म केस फाइलें होती हैं। निर्भया केस ने हमारे देश में क्रांति और वुमेन सेफ्टी के ऊपर कई सवाल उठाए। इतने सवाल और प्रोटेस्ट के बाद वुमेन सेफ्टी को इंडिया में और मजबूत करने के लिए 2013 से दुष्कर्म की सजा को काफी स्ट्रॉन्ग कर दिया गया। निर्भया के न्यूज चैनल पर भारत की बेटी कहा जा रहा था, लेकिन क्या भारत की बेटी को कभी सच में इंसाफ मिला? क्या इतने सालों बाद भी भारत की बेटियां सुरक्षित हैं? आपका इस बारे में क्या कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अगर निर्भया केस के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।